हेलो दोस्तों, मैं एलपी मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप वीडियो में आ ही गए हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। आप पूरा वीडियो को देखोगे तो आप पाओगे कि आपको 100% वह जानकारी आपके अंदर चली गई है। दोस्तों, आप इस सेशन में पूरी सेशन को हकीकत ज्ञान से आप समझेंगे और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपका सिलेक्शन अति शीघ्र हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, इसके पहले मैंने गतिज ऊर्जा और कार्य क्या होता है, उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है, इसकी वीडियोज मैंने प्रीवियस वीडियोज में दे रखा है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोज को देखें, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को सरलता से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो दोस्तों, एक लाइन याद रखिएगा कि ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है। तो कार्य करने की जो क्षमता है वही एनर्जी है। यानी एनर्जी कुछ नहीं, जो हम कार्य करते हैं वह एनर्जी के कारण करते हैं। यह एक लाइन जरूर याद रखिएगा। वही लिखा है कि किसी वस्तु की उसके स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसे U से व्यक्त किया जाता है। क्या पॉइंट समझ में आई दोस्तों? कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण वस्तु के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं। और आगे हम समझते हैं, आगे क्या लिखा है कि गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। गुरुत्व बल के विरुद्ध का कहने का तात्पर्य क्या है, इस बात को समझते हैं। देखो क्या है दोस्तों, देखते हैं। यह क्या है? पृथ्वी है। यह पृथ्वी को मैंने डिनोट किया है। इस पृथ्वी पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है। पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। और वह किस बल से अपने केंद्र की तरफ खींचती है? तो mg बल से अपने केंद्र की तरफ खींचती है। आप सभी को पता है कि F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। F बराबर द्रव्यमान, यानी इस वस्तु के द्रव्यमान, त्वरण का मतलब गुरुत्वीय त्वरण हमारा g है। मान लो कि दोस्तों यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर क्या है? एक टेबल है। हम ये चाहते हैं कि यह वस्तु जो है इस टेबल पर आकर हमारी क्या हो जाए? बैठ जाए, या इस पर हम रख दें इस टेबल पर। अब क्या करेंगे, इस वस्तु को, और इस टेबल की ऊंचाई मान लेते हैं हम। इस टेबल की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? h ऊंचाई है, यानी h मीटर ऊंची यह टेबल है। सर्वप्रथम यह mg जो है हमारे नीचे की तरफ जो बल कार्य कर रहा है, मान लो वह बल कितना है? 10 न्यूटन का है। सपोज करो 10 न्यूटन का है। तो यह वस्तु कब ऊपर जाएगी? यह वस्तु कब ऊपर जाएगी आप बताओ। तो आप कहोगे कि सर हम 5 न्यूटन का बल लगा देंगे तो ऊपर जाने लगेगी। नहीं दोस्तों, 5 न्यूटन का बल लगाओगे और नीचे की तरफ हमारा 10 न्यूटन की बल काम कर रहा है यहाँ पर। अब 5 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लगाओगे तो देखो, तो नीचे की तरफ यह काम कर रहा है, तो ये -10 हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो एक्चुअली 5 न्यूटन का बल अभी भी किधर की तरफ काम करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा, क्योंकि -5 आएगा। यानी कम से कम आपको 10 न्यूटन का बल देना पड़ेगा। और जहाँ 10 न्यूटन का बल आप ऊपर की तरफ देंगे और यह 10 न्यूटन का बल नीचे की तरफ है, ये दोनों बल क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। दोनों बल क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो वस्तु स्वतंत्र हो जाएगी, यानी जहाँ ले जाओगे वहाँ चली जाएगी। तो यानी हमें कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है? यह समझ में आ रहा है कि जो mg है, यानी जो भार है, यह नीचे की तरफ हमेशा कार्यरत होगा। या इसके विपरीत कहूँ तो हम इतना बल लगा कर इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तब जाकर हमारी वस्तु यहाँ पर आएगी। तो कितना हमें बल लगाना पड़ेगा? तो mg बल कम से कम लगाने ही पड़ेंगे। तो उसी को कहा जाता है क्या? गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्व बल के विरुद्ध का मतलब क्या? कि हम किसी वस्तु को जो पृथ्वी के तल पर है, उस वस्तु को हम गुरुत्वीय बल के विरुद्ध अगर उठाकर उसे किसी पर्टिकुलर ऊंचाई, मान लिया हमने क्या h ऊंचाई पर ले जाएंगे, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा।
क्या कार्य करना पड़ेगा, तो इसके विरुद्ध, क्योंकि यह बल नीचे की तरफ कार्यरत है, हमेशा कार्यरत रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वस्तु को यहाँ से वहाँ उठाने के लिए हमें यह बल लगाना पड़ेगा, कम से कम कितना, कम से कम mg बल, या इससे ऊपर ही लगाएंगे तभी हम इस वस्तु को यहाँ पर लेकर जा पाएंगे। तो ये हमारा बल का मान कम से कम कितना लगाना पड़ेगा दोस्तों, हमारा बल का मान mg लगाना पड़ेगा। और कितनी ऊंचाई तक इसको ले जाने के लिए लगाना पड़ेगा दोस्तों, h ऊंचाई तक ले जाने के लिए इस बल को लगाना पड़ेगा, h ऊंचाई ले जाने के लिए। तो मान लीजिए कि हम h ऊंचाई ले जाने के लिए इस बल से हम ये वस्तु को लेकर यहाँ पर चले आए, हमारी वस्तु इस मेज पर आ गई, तो हमने कितना बल जो है पृथ्वी की तरह काम कर रहा था, यानी हमने इस बल को मेंटेन करने के लिए कम से कम mg बल लगाया, यानी mg बल लगाकर हम उसको कितने ऊंचाई तक ले गए, h ऊंचाई की तक ले गए। तो हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आप इस पृथ्वी तल से इस वस्तु को कहाँ लेकर चले गए हो, अब h ऊंचाई पर लेकर चले गए हो, यानी हमारी वस्तु अब पृथ्वी तल पर नहीं रह गई है, बल्कि h ऊंचाई बाद ले गए, h ऊंचाई पर है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि इस वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाने में कितना कार्य किए हैं। तो आप सभी बताइए, कार्य W बराबर क्या होता है, आप सबको बताया गया होगा, कार्य W बराबर होता है F इंटू डी, नहीं तो F इंटू डी। तो F का मान हमारा क्या है दोस्तों, तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय जो बल है mg है, उसके विरुद्ध हम काम कर रहे हैं, तो वह बल हमारा mg इंटू जो ऊपर की तरफ, हम समझने के लिए दोस्तों समझ रहे हैं, लेकिन इतना बल लगाएंगे तभी जाकर वो ऊपर जाएगा, यानी mg इंटू विस्थापन क्या है हमारा, d का मान h है, तो mg h, यानी यह हमारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यानी वस्तु को पृथ्वी तल से एक h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या आएगा हमारा, mg h। तो हम आपको क्या बताते हैं, आपको बताते हैं कि जो हम कार्य करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी जो रहता है वह उस कार्य को करवाता है। तो इस कार्य को करने में कितना हमारी एनर्जी खपत हुई होगी, तो कार्य के बराबर ही खपत हुई होगी, यानी कितना mg h। तो यही हो गया दोस्तों, यही हमारा किया गया कार्य इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में बदल गई, उसी को कहा जाता है गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा। तो क्या दोस्तों आपको समझ में आई कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर mg h क्यों होता है। एक्चुअल में mg हमारा बल है, h हमारा विस्थापन है, यानी बल इंटू विस्थापन, यानी किया गया कार्य ही हमारा यह स्थितिज ऊर्जा है। वस्तु मान लिया कि ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान दोस्तों 5 किग्रा है, ठीक है दोस्तों, और यह किसी पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, मान लो कि इस पृथ्वी तल से ये 8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो अगर यह पृथ्वी तल से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, यह हमारी वस्तु जो है इस पृथ्वी तल से 8 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारी वस्तु है, तो इस वस्तु के अंदर ऊर्जा है, और वह ऊर्जा किस रूप में संचित है, तो उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। अगर कोई भी वस्तु हमारी पृथ्वी से ऊपर है तो उसके अंदर ऊर्जा है, वह ऊर्जा कौन है, स्थितिज ऊर्जा है। उसका मान कैसे निकालेंगे, तो U बराबर mg h से निकालेंगे। m का मान क्या है दोस्तों, उसका क्या है 5 किग्रा की है, और g का मान आप सबको पता है कि 9.8 होता है, आप चाहे तो इसके जगह 10 भी रख सकते हैं। तो चलिए हम 10 मानकर हल कर रहे हैं, क्योंकि 9.8 लगभग 10 के बराबर है, इंटू h यानी 8, हमारा क्या निकला 5 वाट है 40 इंटू 10 यानी 400 जूल, यानी इस वस्तु के अंदर कितनी ऊर्जा निहित है, 400 जूल स्थितिज ऊर्जा इस वस्तु के अंदर निहित है। इससे आप दिमाग लगाइए कि कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी तल से ऊपर है तो उसके अंदर ऊर्जा है, वह ऊर्जा कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा है। तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कहेगा कि कोई पेड़ पर बत्तख बैठा है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा है। तो अगर h का मान क्या है दोस्तों 0 है, तो इस अगर परिभाषा को देखा जाए तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, यानी स्थितिज ऊर्जा तभी होगी जब गुरुत्व के विरुद्ध, यानी गुरुत्व बल यानी वह बल यानी mg बल के विरुद्ध हम कोई कार्य किए रहेंगे उसको ऊपर उठाने में, तभी रही होगी। दोस्तों इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, और हमें उम्मीद है कि आप आसानी से देंगे। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके आसमान में एक जहाज़ उड़ रही है, क्या उड़ रही है, जहाज़ उड़ रही है, तो जहाज़ में कौन सी ऊर्जा निहित रहती है। तो आप क्या बताएंगे कि जहाज़ की कौन सी ऊर्जा निहित रहती है। जहाज़ हमारी क्या चलती रहती है, तो डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी U, दूसरा ऑप्शन रहेगा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा ऑप्शन रहेगा
स्थिर ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश बच्चे काइनेटिक एनर्जी मार कर चले आएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट यह पढ़े हैं, अभी हमने बताया है कि चूँकि वह पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर है, तो उस ऊंचाई पर जाने के लिए हमें उस जहाज़ के ऊपर कार्य किया गया होगा जो उसके स्थितिज ऊर्जा में बदला होगा। यानी पृथ्वी से जहाँ कोई भी ऊपर देखे उसमें स्थितिज ऊर्जा निश्चित ही रहेगी, उसके साथ साथ कुछ और भी हो सकती है। यानी उस जहाज़ चूँकि पृथ्वी से ऊपर है, तो चूँकि गति कर रहा है तो गति तो है ही, लेकिन स्थितिज ऊर्जा भी उसमें निहित है, इसलिए U प्लस के दोनों को आप मारिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे हम देखते हैं। अब प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो अभी हमने जहाज़ का उदाहरण दिया दोस्तों, उस जहाज़ की बात मैंने किया, तो आपको क्या पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी उस जहाज़ के अंदर, यानी उस हवाई जहाज़ के अंदर रहती है। यानी U प्लस के जो बात किया वही हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है। यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। दोस्तों ये पता ना, रेलवे एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम जो है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। अब रही बात इसी हाथ लगे हम पढ़ लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम आप सबको पता ही होगा, और आगे मैं इसको बता भी दे रहा हूँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश यानी नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अभी मैंने देखा दोस्तों कि स्थितिज ऊर्जा को कैसे हमने जो है वो पृथ्वी पे कोई वस्तु थी उसमें कैसे स्थितिज ऊर्जा में बदल दिया। हाँ, अब आप इसका उदाहरण और भी देख सकते हो। जैसे तुम टॉर्च देखते हो, टॉर्च क्या करती है। टॉर्च देखो, अगर इलेक्ट्रिक टॉर्च देख रहे हो, चाहे जो भी टॉर्च हो, तो ये केमिकल एनर्जी पहले बदलती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, टॉर्च के द्वारा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर हमारे बल्ब लगा रहता है, उसको किस में बदल देती है, लाइट एनर्जी में। यानी देखो एनर्जी का रूपांतरण कैसे हुआ। एक तो तुम्हारे बैटरी लगा है टॉर्च में, वो केमिकल एनर्जी है, वह केमिकल एनर्जी बिजली पैदा करती है, यानी केमिकल एनर्जी बदल गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यह इलेक्ट्रिक एनर्जी उस बल्ब को जलाने में लगा दिया, यानी यहाँ से हमारी लाइट एनर्जी में बदल गई। अब वह लाइट हीट में अगर बदल जाएगा, हीट में, क्योंकि कुछ तो हीट देगा, वो लाइट एनर्जी पे हीट एनर्जी में, यानी देख रहे हो ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से हो रहा है। तो दोस्तों हमारे जो पूरे वर्ल्ड, हमारे पूरे विश्व नहीं कहेंगे, पूरे ब्रह्मांड का जो हमारा ऊर्जा है वो नियत है, उसका केवल रूप का हम रूपांतरण करते हैं। और कैसे करते हैं यह हमने आपको बता रखा, अभी तुरंत बताया। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। दोस्तों मैंने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखकर यहाँ पर बताया है। यह कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे आपके कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो दोस्तों इस वाक्य को जो मैंने इस पूरे पैराग्राफ को लिखा है उसको ध्यान से समझिए, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है कि उपरोक्त नियम के अनुसार, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, प्रत्येक वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है। यांत्रिक ऊर्जा बोले तो U प्लस के, यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक ऊर्जा नियत होती है। जैसे कि एक यम द्रव्यमान की एक वस्तु को जब यच ऊंचाई से छोड़ा जाएगा, देखो यह यम द्रव्यमान की वस्तु है, ऐसे यच ऊंचाई से छोड़ा जाता है, माने यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई क्या है हमारा, यच है, यच ऊंचाई से छोड़ा जाता है कहाँ, नीचे की तरफ। तो पहले देखो प्रारंभिक ऊर्जा क्या है यहाँ पर, U बराबर 0 है, और जब वेगे 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा 0 है, और ये सबसे अधिक ऊंचाई तक है, इसलिए हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि U बराबर हमारा क्या होता है, mgh होता है। mg तो हमारा कांस्टेंट है, यानी जितने हाइट बढ़ेगा उतना हमारा स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो सबसे हाइट अधिक यहीं पर है, यानी सबसे अधिक मैक्सिमम हमारा स्थितिज ऊर्जा यहीं पर है। अब वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबसे कम, यानी 0, यानी मिनिमम है। समझो यहाँ के मिनिमम है लेकिन U क्या है, मैक्सिमम है। कैसे U प्लस हमारा, अभी क्या मैंने बताया कि U प्लस के हमारा यांत्रिक ऊर्जा रहेगी, ये नियत रहेगी, यानी U प्लस के नियत रहेगी। अब मान लो यहाँ पर कहीं पर U बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि यह नियत है। समझो यार,
समझते ही नहीं हो। मान लो कि कोई जगह पर ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो मिलाकर क्या हो गए 8, और हम क्या कर रहे हैं कि ये हमेशा 8 ही रहेगा, ये यांत्रिक ऊर्जा हमेशा 8 ही रहेगा। अब मान लो कि उसको और ऊंचाई पर लेकर गए तो 4 के जगह हमारा क्या हो गया, u का मान हमारा 5 हो गया। तो यानी इसको 8 हमें करना है तो k को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा ना। यानी a को बढ़ाओगे तो 1 घटेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस ये हमारा नियत है। तो वही बात समझो, यहाँ पर u मैक्सिमम है, यानी जाहिर सी बात है कि हमारा मिनिमम होगा। नहीं भी होगा तो यहाँ देख लो कि किसी वस्तु को हम h ऊंचाई पर रखे हैं, जाहिर सी बात है उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, वहाँ पर मैक्सिमम होगी। लेकिन वेग 0 है इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, यानी हमारा मिनिमम होगा। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि जैसे कि एक यम द्रव्यमान के एक वस्तु को जब h ऊंचाई से छोड़ा जाएगा तो शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी शून्य होगी, शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी शून्य होगी, लेकिन वहीं स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम होगा स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम। जैसे जैसे पिंड नीचे की ओर आएगा, यानी जैसे जैसे पिंड नीचे की ओर आएगा तो देखो क्या होगा, मान लो ये पिंड यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ आ गया तो कोई ना कोई वेग में वृद्धि हो गई होगी। अब वेग में वृद्धि हो गई होगी तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv², यानी k का मान हमारा क्या हो गया रहा है, k का मान में वृद्धि होगी क्योंकि v का मान वृद्धि हो रहा है। मान लो यहाँ पे वस्तु आ गई है, और u का मान क्या होगा, देखो h का मान कम हो रहा है, h का मान क्या हो रहा है कम, क्योंकि इतनी हाइट का लेंगे, अब इतने ही हाइट लेंगे तो h कम हो रहा है, तो u का मान u बराबर mgh होता है, तो u का मान घटेगा और k का मान बढ़ेगा। तो देखो वही बात मैं कह रहा हूँ, जैसे जैसे नीचे आएगी k का मान बढ़ेगा, u का मान उसी अनुपात में घटेगा, उसी रेशियो में घटेगा। तो वही बात कह रहा है, क्या आएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी लेकिन स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी। देख रहे हो, स्थितिज ऊर्जा घटी जाएगी, क्यों, क्योंकि ऊंचाई घट रहा है, घटी जाएगी, क्योंकि नीचे आने पर वेग बढ़ेगा तथा ऊंचाई घटेगी। वेग बढ़ेगा यानी k का मान में वृद्धि, हाँ, ऊंचाई घटेगी यानी u के मान में कमी, और अंत में पृथ्वी पर टकराते समय क्या होगा, और पृथ्वी पर टकरा गया भैया, पृथ्वी पर आ गया यह वस्तु, तो यहाँ h का मान क्या हो गया तुम्हारा 0 हो गया। h 0 हो गया तो mgh हमारा क्या हो जाएगा, m का मान, g का मान, h का मान, सभी का मान, mg का मान छोड़ो, h का मान 0 रखोगे तो u का मान भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वही बात कह रहा है कि जब टकराते समय गतिज ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जिस समय टकरा रहा होगा उस समय भी सबसे बड़कवा रहा होगा, जिस समय टकरा रहा होगा उस समय k हमारा क्या रहा होगा मैक्सिमम, वहाँ पर u का मान हमारा k मैक्सिमम रहा होगा, और जो हमारा स्थिति ऊर्जा है वो 0 रही होगी। वही बात कह रहा है, ऊर्जा मैक्सिमम स्थिति ऊर्जा 0 होगी। अतः हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में जो है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा वो हमेशा नियत रहती है। कह सकते हैं नहीं दोस्तों, यहाँ से प्रूफ होता है ना दोस्तों। इसी प्रकार से आपको हकीकत ज्ञान से हर कॉन्सेप्ट को पढ़ाए जाएंगे, और आपको लगता है कि जो छोटा चीज़ पढ़ाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह हमने छोटा बताया लेकिन इससे कई क्वेश्चंस बनेंगे, और चैप्टर कंप्लीट होते ही दोस्तों मैं क्वेश्चंस को लाऊंगा जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे। अतः आप पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। अब देख लें तो क्या दोस्तों मैंने बताया कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ देखो mgh को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों नहीं जाना जाएगा, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो उसे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के नाम से ही तो जाना जाएगा। आगे देखो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, दोस्तों समझने की कोशिश करिए, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, इसलिए मैंने इस सेशन को भी लिया कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहने का तात्पर्य क्या है। मान लीजिए कोई यह साधारण सा स्प्रिंग है, इस प्रकार से हमारी स्प्रिंग जो है किसी दीवार से बंधी हुई है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बंधी हुई। हमने इस पर क्या लगाया, एफ बल लगाया, तो एफ बल लगाया तो इस स्प्रिंग में क्या होगा, फैलाव होगा इधर की तरफ। अब वह फैल कर हमारा मान लो कि यक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक ही थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही थी इसकी लंबाई, हाँ यहाँ से यहाँ तक थी लंबाई इसकी, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यह हमने बल एफ लगाया तो ये यक्स मीटर जो है क्या हो गई और जाके बड़ी हो गई, यक्स मीटर जो है बड़ी हो गई। तो यक्स क्या है, तो लंबाई में जो परिवर्तन हुआ यानी चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है वो यक्स हुआ।
तो जब ये करेंगे तो इसके अंदर भी कोई हम कार्य करेंगे, या यह बल लगाएंगे तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो यह जो कार्य है दोस्तों, तो यानी यहाँ से पूछ देता है कि जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी। तो इस जो किया गया कार्य हमारा होगा वो क्या होगा, हाफ के यक्स स्क्वायर। दोस्तों डायरेक्टली आपके एग्जाम में यह सूत्र भी पूछ लेगा या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो आप याद रखिएगा। तो क्या होता है, हाफ के यक्स स्क्वायर, जहाँ के क्या है, स्प्रिंग नियतांक है, यक्स क्या है, लंबाई में परिवर्तन। तो आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, हम स्थितिज कहते हैं। तो स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कब अधिकतम होगी, तो कह रहा है उसे खींचा जाए, माने इसे खींचा जाए, माने जितने खींचा जाए उतने माने लंबी होगी। सही बात है भाई, अधिकतम होगी। इसे संपीड़ित किया जाए, वही बात है दोस्तों, खींचा जाएगा तो भी इसके अंदर स्थिति ऊर्जा जो है बढ़ेगी, और इसे संपीड़ित किया जाएगा तो जिस अनुपात में हमारा यह यक्स है, जिस अनुपात में या जितना हमारा संपीड़ित होगी, संपीड़ित का मतलब दोस्तों होता है दबाना, तो लंबाई में इसकी कमी होगी, वह भी इस फार्मूला से होगा, लेकिन वो हम माइनस के रूप में डिनोट कर देते हैं। तो हमारा क्या इससे क्या उत्तर होगा कि खींचा जाएगा तो भी स्थिति ऊर्जा हमारी बढ़ेगी, और संपीड़ित किया जाएगा तो भी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। देखो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि हमारी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, जहाँ यक्स क्या स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन है, लंबाई में परिवर्तन है, यानी या संपीड़न भी हो सकता है या खिंचाव, दोनों भी हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों आगे कह रहा है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। आप सबको हम बार बार बता रहे हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है, उस वस्तु की में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ये बोल सकते हो, या किसी वस्तु में हमारा ऊर्जा रहेगा तभी उस वस्तु के द्वारा कार्य किया जा सकता है। वही बात देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय वही बात कहता है दोस्तों। क्या कहता है कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, मान लीजिए किसी पिंड की गतिज ऊर्जा हमारा 10 जूल है, क्या है 10 जूल है, लेकिन हम किसी कारणवश इस वस्तु में हम बल लगाकर या जैसे भी हम इसको 5 जूल में बदल दिए, यानी गतिज ऊर्जा हमारी घट गई तो कितना, मान लीजिए इसे 6 जूल में बदल दिए तो गतिज ऊर्जा हमारी घट गई, कितनी जूल घट गई, 4 जूल। यानी 4 जूल क्यों घटी, क्योंकि उस गतिज ऊर्जा पर हम 4 जूल का कार्य कर लिए होंगे, उस पिंड पर 4 जूल का कार्य कर लिए होंगे, और वह कार्य किसी अन्य ऊर्जा के रूप में संचित हो गया रहेगा। वही बात यहाँ कह रहा है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। यानी किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन किया गया कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। आप सभी को पता है कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। तो मान लो किसी वस्तु की प्रारंभिक वेग क्या है, v1 है, लेकिन किसी कारणवश इसमें हमने और बल लगा दिया या बल इसके विपरीत दिशा में लगा दिया, तो इसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन हो गया, वो v2 हो गया। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुई होगी। तो पहले क्या थी हमारी काइनेटिक एनर्जी, तो पहले एनर्जी हमारी थी हाफ mv1², बाद में हमारी एनर्जी क्या हो गई, हाफ mv। तो यहाँ पर u दिखाए हैं, यानी प्रारंभिक हम वेग हमारा u होता है तो u दिखाए हैं, और अंतिम वेग हमारा v होता है v भी दिखाए हैं। यहाँ 1 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। दोस्तों ये समझो या डायरेक्ट समझो कि जो हम कार्य करेंगे वह किया गया कार्य उस वस्तु के अंदर संचित हो जाता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हम देखेंगे, लेकिन इस न्यूमेरिकल को देखने से पहले इस नोट को हम बता रहे हैं। दोस्तों इस नोट को हमने लगभग 8 बार बताया होगा कि किया गया कार्य बराबर हमारा क्या होता है, ऊर्जा होता है या अतिरिक्त ऊर्जा। यानी उस वस्तु में अगर अलग से ऊर्जा आ जाएगी, यानी क्यों आई होगी, क्योंकि उस वस्तु को हम कार्य किए रहेंगे। यानी किया गया कार्य हमारे अतिरिक्त ऊर्जा के बराबर होता है या ऊर्जा के बराबर होता है। डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए कैसे आपके एग्जाम में दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। यदि उस पर एक बल लगाने के बाद उसकी वेग में 30 मीटर पर सेकंड हो जाए
तो किया गया कार्य क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसको देखो किसी फार्मूला से नहीं, हकीकत ज्ञान से देखो कैसे समझाते हैं। और जो फार्मूला डराइव करा दिए हैं दोस्तों, उस फार्मूला के यूज तो करेंगे, तो ये तो हकीकत ज्ञान है, क्योंकि हमने उसको डराइव करा दिया। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं इसको। अब क्वेश्चन को से कैसे बातें किया जाता है और कैसे इजी तरीक़ा से सॉल्व किया जाता है वो समझो। क्या कह रहा है कि 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड है, तो 2 kg द्रव्यमान यानी मास, यानी यह किसकी वैल्यू दिया है, मास की वैल्यू दिया है, यम की वैल्यू दिया है, तो आप लिख दो यम बराबर 2 kg। आगे देखो, एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, यानी यह शुरू की वेग की बात किया है, तो हम 2 वेग होता है, एक प्रारंभिक वेग एक अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को साधारणतया हम u मानते हैं, तो u बराबर क्या दिया हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया है कि गति से गति कर रहा है। यदि उस पर एक बल लगाने के बाद, कोई बल लगाया होगा, उसके बाद उसकी वेग 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, मानिए उस वस्तु पर हम बल लगाए होंगे, 2 kg की है, इस पर कोई F बल लगाए होंगे, तो इसकी वेग हमारी 20 मीटर पर सेकेंड से हमारा 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो उस वस्तु पर किया गया कार्य बताइए, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य बताइए। तो यहाँ पर देखो इजी वे में समझो। अभी तो मैंने एक फार्मूला ऊपर बता दिया, उससे भी समझ सकते हो, इससे भी समझ सकते हो कि इस पर हम जब इस वस्तु पर हम हमारी जो है 2 kg की है, वो शुरू में हमारी क्या हो रही थी, तो शुरू में इस वस्तु की वेग थी u बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड थी दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब जब इस पर हमने F बल लगाया, तो कुछ समय पश्चात यह वस्तु हमारी 2 kg की जो है, इसका वेग भी हमारा क्या हो गया, हमारा वेग भी का मान क्या हो गया, 20 मीटर से हमारा हो गई कितना, 30 मीटर प्रति सेकेंड, यानी अब इसका वेग हो गया है 30 मीटर प्रति सेकेंड, हमारा क्या हो गया, वेग हो गया 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब समझो इस वस्तु में इस समय क्या गतिज ऊर्जा है, यह ज्ञात कर लो। इस समय हम जब बल लगाए हैं, तो इसमें क्या हमारे गतिज ऊर्जा है, यह ज्ञात कर लो। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आप सभी तो जानते ही हो कि हाफ mv² होता है, दोनों के लिए हाफ mv² होगा, यानी इसके लिए क्या होगा, हाफ mv²। यम का मान क्या है, 2 है, v² यानी v का मान क्या है, 20 × 20 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 400, हमारा 400 जूल हो जाएगा। यानी इस समय हमारी गतिज ऊर्जा कितनी है, 400 जूल है। लेकिन अब हमारा F बल लगा तब गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, तो F बल लगा तो हमारा गतिज ऊर्जा कितनी हो गई दोस्तों, देखते हैं। हाफ mv² से यहाँ भी देखो, हाफ m के मान 2 है, अब v के मान हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर 30 वेग हो गया, यानी 30 × 30। यहाँ से देखो ध्यान से, 2 से 2 कट जाएगा, 30 में 30 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 900 जूल हमारा क्या हो जाएगा, जूल। दोस्तों हम F बल लगाए थे, यानी F बल लगाए थे, तो यह वस्तु की वेग में वृद्धि हो गई, यानी यह 400 जूल हमारा 900 जूल क्यों हो गया, क्योंकि हम इस पर एक्स्ट्रा बल लगाकर हम कार्य किए होंगे, कितना जूल का, 500 जूल का अधिक कार्य किए होंगे। या इसके ऊर्जा में परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि इस 400 जो जूल की हमारी वस्तु जो चल रही थी, उस पर हम 500 जूल का और कार्य किए हैं, क्या, F बल लगाकर, जिसकी ऊर्जा हमारी 900 जूल में परिवर्तित हो गई। वही दोस्तों ऊपर में भी लिखे थे कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर होगा, या किया गया कार्य ही हमारी अन्य ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो वही लिखा है कि उसी विधि से मैंने कराया है कि W बराबर क्या है, गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ है दोस्तों, यह परिवर्तन हुआ है। यह इस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपके जो किया गया कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में, माफ़ करिएगा, जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, याद रखिएगा, जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, जो भी ऊर्जा में हमारा परिवर्तन होगा, ऊर्जा में परिवर्तन वो किए गए वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होगा, या वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु में ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगा, यह भी बात तुम कह सकते हो। देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार का द्रव्यमान 1000 kg है, इसको 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी यह वस्तु शुरू में स्थिर है, समझो, m बराबर कितना kg है, 1000 kg है, और इसका हमारा क्या है, हमारा चाल है। अब किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं।
तो हम 5/18 से गुणा किए हैं तो यह मीटर प्रति सेकंड में क्या हो गया है, बदल गया है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। तो 36 में 18 से भाग के 2, 15 5 गुना का 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या आ गया होता है। यानी समझो यह हमारी एक कार है, यह हमारी क्या है दोस्तों, एक कार है जिसका द्रव्यमान क्या है 1000 kg है। तो शुरू में यह कार हमारी स्थिर थी, क्या थी, स्थिर थी, यानी वेग हमारा इसमें क्या था, 0 था। लेकिन हम इस पर इतना बल लगाए हैं या बल लगाकर इतना हम कार्य किए हैं कि कुछ समय बाद इसका वेग क्या हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। तो हम इस वस्तु पर कितना कार्य किए हैं, तो इस वस्तु की शुरू में गतिज ऊर्जा क्या थी दोस्तों, शून्य थी। तो जितना शुरू में गतिज ऊर्जा शून्य थी क्योंकि वेग शून्य था, तो जितना हमारा गतिज ऊर्जा रहा हमारा, जितना इस वस्तु का शुरू में गतिज ऊर्जा 0 है, लेकिन यहाँ यम पता है, भी पता है, तो हम इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे mv²। क्यों इसके अंदर गतिज ऊर्जा आया, क्योंकि इस वस्तु पर हम उतना कार्य किए होंगे इसलिए गतिज ऊर्जा आया होगा। बात समझो, किया गया कार्य या ऊर्जा सब आपस में क्या होता है, समान होता है। तो हम जानते हैं क्या कि कार्य पर किया गया कार्य हमारी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, यानी ½ mv² से यहाँ पर लगा दो, हमारा जो निकल जाएगा। दोस्तों देखो एक नोट मैंने लिखा है, इस बात को समझो, नोट लिखा है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के आपके हैं। नोट लिखा है कि उड़ते हुए हवाई जहाज में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा विद्यमान रहती है। दोस्तों इस प्रकार से आपके एग्जाम अभ्यूज से जो ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, उसमें हमने ईश्वरीय ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो हमारी वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा, इन सारी चीज़ को हमने अच्छे से समझा और जो आपके एग्जाम अभ्यूज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जब हमारा पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेकर आएंगे, उसमें और सारी चीज़ ऊर्जा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराएंगे। जैसे हम ऊर्जा के रूपांतरण करने वाले जो ट्रांसड्यूसर्स हैं, उसके सेशन हम क्वेश्चन आंसर सेशन में लेकर आएंगे। जब पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन चलेंगे। जैसे सेल क्या करता है, सेल एक ट्रांसड्यूसर है जो एक एनर्जी को दूसरे रूप में बदलता है। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और साथ ही न्यूमेरिकल बहुत सारा लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, अच्छे कॉन्सेप्ट से समझा और नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम सामर्थ्य समझेंगे। सामर्थ्य भी एक प्रकार का ऊर्जा का हमारा माप ही है, तो इसमें भी हम ऊर्जा के सेशन को डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस सेशन का। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।